हेलो विशियांश व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है? यस, जेईई एडवांस एक्सप्रेस सीरीज में रे ऑप्टिक्स का टॉपिक अब हमें आपके साथ डिस्कस करना है। रे ऑप्टिक्स पेशेंस के साथ करने वाला एक टॉपिक है जिससे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आईआईटी एडवांस पूछता है। राइट, पेशेंस के साथ करने का मीनिंग, क्योंकि जो हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज और मिरर्स आ जाते हैं उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से इमेज फॉर्मेशन आईआईटी एडवांस का फेवरेट पार्ट है। राइट, मल्टीपल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में जो फर्स्ट इमेज है वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट, जो सेकंड इमेज है वो थर्ड के लिए ऑब्जेक्ट, इस तरह से मल्टीपली हमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन सॉल्व करना होता है। तो प्रीवियस ईयर में किस किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे गए उसको डिस्कस करते और देखते हैं कैसे इजीली हम रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखें 2023 पेपर 1 का ये क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं इसमें कह रहे हैं एन ऑप्टिकल अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्केव मिरर। राइट, दो कॉन्केव मिरर आपके सामने M1 एंड M2 एंड अ कॉन्वेक्स लेंस L विद अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो इस लेंस की फोकल लेंथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ M1 एंड M2 आर 20 एंड 24। रेडियस ऑफ कर्वेचर देने का मतलब है कि इसकी भी फोकल लेंथ आपको मिल गई R/2, 20/2 इज 10 सेंटीमीटर विद नेगेटिव साइन। कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव हो गई। एंड दिस वन कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ -12 सेंटीमीटर। तीनों की फोकल लेंथ आपको गिवन है। The distance between L and M2 is 20 centimeter. Yes, this one is marked 20 centimeter. And object is the distance between a point object is placed at the midpoint. Midpoint का meaning this distance is 10 centimeter. The other side is also 10 centimeter. मिड पॉइंट है तो दोनों साइड 10-10 सेंटीमीटर हमारा हो गया। When the distance between L and M1, this distance is n/7, then one of the image coincides with S. One of the image, इसका मतलब मल्टीपल इमेज का फॉर्मेशन है, उसमें से किसी एक इमेज की बात कर रहे हैं कि एक इमेज हमारी S के साथ कॉन्साइड कर रही है। राइट, द वैल्यू ऑफ n इज, ये n हमें फाइंड करना है। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन में ये भी नहीं बताया कि पहले किससे रिफ्लेक्शन देखना है, किससे रिफ्रैक्शन देखना है। इसका मतलब हमें सारे केसेस एनालाइज करने पड़ेंगे। अब ये पहले लेंस से पास होते हुए मिरर M1 से रिफ्लेक्ट होकर फिर M2 से इमेज बना सकती है। ये हमारे पहले M2 से स्ट्राइक करे फिर लेंस और फिर मिरर M1 से स्ट्राइक करते हुए भी इमेज का फॉर्मेशन कर सकती है। राइट, तो दोनों तरह से हमें इसे देखना है। तो केस 1 हम देखते हैं। लेट अस कंसीडर फर्स्ट रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस। तो हम सबसे पहला रिफ्रैक्शन देखते हैं लेंस से। तो केस 1 हम बनाते हैं फर्स्ट कहां से देखेंगे? फर्स्ट रिफ्रैक्शन विद लेंस। तो पहला रिफ्लेक्शन हमें देखना है लेंस के साथ। फर्स्ट रिफ्रैक्शन फ्रॉम लेंस, राइट, फ्रॉम लेंस, ये हमें देखना है। इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां रखिए? 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये इसका फोकस हो गया। तो अगर ये इसका फोकस हो गया तो हमें इसके लिए तो सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, ये रे इसके पैरेलल रे हो जाएगी। राइट, तो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद रे पैरेलल हो गई, मतलब इसके लिए u हो गया -10 और v हो गया इंफिनिटी। u हो गया हमारा -10 सेंटीमीटर और v हो गया हमारा इंफिनिटी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर ये इंफिनिटी हो गया तो इसके लिए तो हमें किसी इक्वेशन की नीड नहीं है, हमें इस इनफाइनाइट वाली रे को इस कॉन्केव मिरर के साथ एनालाइज करना है। जब मिरर पर पैरेलल रे आके इंसिडेंट होगी, ये पैरेलल रे अगर कॉन्केव मिरर पर आएगी तो इट विल पास थ्रू इट्स फोकस, तो ये भी इसके फोकस से पास होगी, मिरर M1, एंड लेट अस कॉल दिस फोकस एज F1। द डिस्टेंस ऑफ फोकस इज 10, तो ये डिस्टेंस हमारी हो गई 10 सेंटीमीटर। If this distance is d, which is given as n/7, then this distance is d -10 सेंटीमीटर। ये जो इमेज बन गई सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद, पहला रिफ्रैक्शन और सेकेंड रिफ्लेक्शन, ये इमेज इसके लिए फिर से ऑब्जेक्ट का काम करेगी। राइट, अगेन रिफ्रैक्शन फ्रॉम L1 हमें देखना पड़ेगा। राइट, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1, भाई M1 से रिफ्लेक्शन के बाद अगेन
रे रिफ्रैक्टेड फ्रॉम लेंस, फिर से लेंस से रिफ्रैक्ट। तो अगर ये फिर से लेंस से रिफ्रैक्ट होगी तो लेंस के लिए यू कितना हो जाएगा, राइट? सेकेंड रिफ्रैक्शन यू कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस डी माइनस 10, माइनस ऑफ डी माइनस 10। एफ कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। और वी हमें पता नहीं है, वी तो हमें पता ही नहीं। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लगाएंगे तो 1/10 इक्वल्स टू 1/10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यस 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u हमें लगाना है। तो 1/10 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, u इज 1/d प्लस 10, d माइनस 10, राइट? यस, d माइनस 10 हम यहां लगा देते। ये हमारी एक इक्वेशन हो गई, इसको हम नोट कर लेते हैं। अब जो हमारी यहां पर इमेज बन रही है, दैट इमेज वी कंसिडर एट अ डिस्टेंस v, हमने मान ली I2, राइट? ये I1 थी और ये I2 हो गई। I2 का डिस्टेंस यहां से कितना हो गया, v हमने मान लिया, ये v डिस्टेंस हमने मान लिया। तो इधर ये डिस्टेंस कितना रह जाएगा, 20 माइनस v। तो अब अगर हम रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2 देखते हैं तो v की वैल्यू कितनी हो गई, 20 माइनस v। रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2 से रिफ्लेक्शन देखना है, क्या होगा, u माइनस ऑफ 20 माइनस v हो गया। फाइनल इमेज कहां बनानी है, यस, फाइनल इमेज कहां बनानी है, फाइनल इमेज हम चाहते हैं इससे कॉन्साइड करे, मतलब v 10 सेंटीमीटर हो जाए। तो v हमारा माइनस 10 सेंटीमीटर हो गया। 1/f3 इक्वल्स टू 1/v3 प्लस 1/u3। f3 कितना था, 12 सेंटीमीटर, v3 कितना है, माइनस 10, u3 कितना है, माइनस 20 माइनस v। अरे इसको सॉल्व करके तो v मिलने वाला है, यस। तो 1/10 माइनस 1/12 इक्वल्स टू माइनस 1/20 माइनस v। This is 6/60, 5/60, 1/60, right? 1/60 equals to minus 1/20 minus v. रेसिप्रोकल कर ले, 20 माइनस v मीन्स माइनस 20 प्लस v इक्वल्स टू 60, तो v इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर। तो जो v आ गया वो 80 सेंटीमीटर आ गया। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 यहां रख देते हैं। 1/10 इक्वल्स टू 1/80 प्लस 1/d माइनस 10, ये इधर ले गए। 1/10 माइनस 1/80 माइनस ये 8/80 माइनस 1/80 7/80, 1/d माइनस 10, तो d माइनस 10 इक्वल्स टू 80/7 और d इक्वल टू 70 प्लस 80 150/7। तो जो n हमारा हो गया वो हो गया 150, n इज 150। तो 150 आ गया हमारा n, फर्स्ट आंसर हमें मिल रहा है कि n की वैल्यू 150 है। लेकिन ये तो हमने एक स्पेशल केस कंसीडर किया था जब हमने ये मान लिया कि s से जो पहला रिफ्रैक्शन है, पहला रे जा रही है वो लेंस की तरफ गई, फिर लेंस से इस मिरर M1, फिर मिरर के बाद लेंस एंड देन अगेन मिरर M2 और फाइनल इमेज ऐसे कॉन्साइड कर, तो हमारा n कितना आ रहा है, तब हमारा n 150 आ रहा है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी रे इधर ही आएंगी ना, कुछ रे इधर भी जाएंगी, तो सेकंड केस भी जरूर देखना पड़ेगा और n की फर्दर क्या वैल्यू हो सकती है, उस केस में भी इमेज यहां बन सकती है कि नहीं बन सकती, ये भी एक बार हमें देखना पड़ेगा। तो केस सेकंड देखते हैं कि फर्स्ट वी कंसीडर रिफ्लेक्शन फ्रॉम M2। केस 2, फर्स्ट रिफ्लेक्शन
from M2, then refraction from lens, और फिर M1, राइट। तो M2 से अगर पहला रिफ्लेक्शन देखेंगे तो ये U कितना हो गया, मिड पॉइंट था 10 सेंटीमीटर, तो U आपको पता लग गया 10 सेंटीमीटर, तो U इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ आपको पता ही है -12 सेंटीमीटर। भाई सेकेंड वाले की फोकल लेंथ R/2 R24 गिवन था, तो -12 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u प्लस, मिरर है तो प्लस का साइन रहेगा, मिरर की वैल्यू रखें, फोकल लेंथ हो गई -12, v की वैल्यू हमें पता नहीं है और u की वैल्यू हमने रख दी 10, तो 1/v इक्वल्स टू -1/12 प्लस 1/10, 60 एलसीएम -5 प्लस 6 1/60, तो v की वैल्यू जो आ गई हमारी 60 सेंटीमीटर आ गई। इसका मीनिंग ये जो मिरर M2 है, राइट, ये जो मिरर M2 है, इसके आगे ये जो ऑब्जेक्ट रखी हुई है 10 सेंटीमीटर पर, इसकी इमेज +60 पे बन रही है। +60 का मीनिंग हो गया सेम साइड, +60 सेंटीमीटर बिहाइंड, ये बन रही है। ये I1 हो गई, राइट, ये कौन सी हो गई, I1 हो गई। अब यहां पर लेंस है, कितनी दूर है ये 10 सेंटीमीटर है, तो लेंस से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो गई, 10 + 10 + 60, लेंस से कितनी हो गई 80 सेंटीमीटर, तो फॉर लेंस U कितना हो गया -80 सेंटीमीटर, आप U1 लिख लीजिए, U1 कितना हो गया -80, F कितना हो गया, F 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है तो प्लस रहने वाली है फोकल लेंथ। मिरर इक्वेशन की जगह अब लेंस इक्वेशन लगानी है, तो लेंस इक्वेशन में 1/v माइनस 1/u होता है, 1/10 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/80, दिस वन, 1/v इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/80, तो 80/7, v इक्वल्स टू 80/7, v हमारा 80/7 आ गया, राइट, प्लस का आ रहा है, इसका मतलब इसी साइड बन रही है 80/7 डिस्टेंस पर हमारी इमेज। तो जो पहला रिफ्लेक्शन था उसकी इमेज पीछे चली गई, मतलब ये गई और ये गई और ये हमारी पहली इमेज बनी, और ये इससे टकरा के अब दूसरी इमेज जो बन रही है वो 80/7 यहां बन रही है, दिस डिस्टेंस इज 80/7। इसीलिए बोल रहे थे कि रे ऑप्टिक्स में पेशेंस की नीड है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हमें एनालाइज करना होता है, एक से इमेज, दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, दूसरे की इमेज, नेक्स्ट के लिए ऑब्जेक्ट बनने वाली है। ये 80/7 क्या। अब इधर एक मिरर और रखा हुआ था, राइट, यहां पर एक मिरर और था जिसका नाम था M1, जिसकी फोकल लेंथ हमें मालूम है -10 सेंटीमीटर, राइट, और ये लेंस है और लेंस और इसके बीच का सेपरेशन d है, और ये जो इमेज बनी यहां पर, ये इमेज इससे बनी 80/7, ये बन गई। अब ये कब वापस आएगी अपने पाथ पर, जिससे वापस हमें S पर इमेज मिल जाए, तो दो केस में इमेज S पे बन सकती है, या तो सिमेट्रिकली मिरर यहीं पे होता, तो ये रिफ्लेक्ट होके चली जाती और सिमेट्रिक अरेंजमेंट वापस जाते हुए सेम पॉइंट पे इमेज बन जाती। तो एक केस तो ये हो सकता है कि D जो है वो 80/7 ही हो जाए, तो N 80 हो जाए, राइट, क्योंकि किसी भी मिरर में दो तरह से रे अपने पाथ को अपने सेम पॉइंट पर इमेज देती है। एक देखिए, जब भी इस पर रे फॉल करेगी लाइक दिस वन, तो इक्वल एंगल से रिफ्लेक्ट होके जाएगी, थीटा पे आएगी तो थीटा से जाएगी, तो सिमेट्रिकली मूव करते हुए सेम पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट सीधा इसी से कॉन्साइड कर जाता, तो हमारी इमेज एस से कॉन्साइड कर जाती, राइट। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा अगर ये इस मिरर पे परपेंडिकुलर फॉल करे 90 डिग्री पे, तब भी ऐसा हो सकता है। इसका मतलब ये डिस्टेंस r के बराबर हो जाए, तब भी ऐसा हो सकता है।
तो r प्लस 80/7 d के बराबर हो जाए, d इक्वल टू r प्लस 80/7 और r दे रखा है 20 प्लस 80/7, राइट। 80 प्लस, भाई ये r कितना दे रखा है 20, अगर ये इसका सेंटर हुआ तो सीधा सीधा ये इससे वापस चली जाएगी रे, तो r प्लस 80/7 d होना चाहिए, राइट। तो 720 140 प्लस 80/7 एंड दिस इज 220/7, तो n 220। तो n की इस क्वेश्चन में 3 वैल्यू हो सकती हैं, राइट, तीनों करेक्ट आंसर हैं। पहली वैल्यू क्या आई थी, पहली वैल्यू आई थी 150, दूसरी वैल्यू क्या आ गई 80 और तीसरी वैल्यू क्या आ गई 220। एन इन तीनों में से कोई भी वैल्यू रखेगा तो हमारी एक इमेज एस से जरूर कॉन्साइड कर जाएगी, मींस जहां से चलेगी वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। एन की 3 डिफरेंट वैल्यूज हमें मिल रही हैं, 80, यस 150 एंड 220, राइट। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो 2023 में पेपर 1 में आपसे पूछा गया था, राइट। आगे बढ़ते देखते हैं और किस तरह का क्वेश्चन था हमारे पास प्रीवियस ईयर में। यस 2023 पेपर 2 का क्वेश्चन है। A monochromatic light wave is incident normally on a glass slab of thickness d as shown in the figure. The refractive index of the slab increases linearly from n1 to n2. n1 minimum है, right, n1 least है और n2 maximum है, लिखा है n2 greater than n1, कोई प्रॉब्लम नहीं। The separation between them is given here h. Which of the following statement is true about the light wave emerging out of the slab? तो देखने के लिए तो रे ऑप्टिक्स रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, राइट। n2 बड़ा है तो यहां पर ज्यादा बेंडिंग होगी, n1 छोटा है तो यहां पर कम बेंडिंग होगी, लेकिन ये दोनों रे तो नॉर्मल आ रही है, नॉर्मल रे में कोई बेंडिंग होती नहीं, तो ये तो स्ट्रेट मूव करनी चाहिए। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन को बेटर एनालाइज किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल पाथ, राइट, इन टर्म्स ऑफ वेव फ्रंट। हमें मालूम है जितने टाइम में यहां से ये ए से बी तक पहुंचेगा उतनी देर में रे सी से डी तक नहीं पहुंचेगी, डी से आगे निकल जाएगी, क्योंकि यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने का मतलब स्पीड ज्यादा है, राइट। अगर हम यहां पर लाइट की स्पीड v1 दिखाएं और यहां पर लाइट की स्पीड v2 दिखाएं तो आपको v1 और v2 दोनों की वैल्यू मालूम है। v1 की वैल्यू कितनी है सर, v1 की वैल्यू हो गई c/n1 और v2 की वैल्यू कितनी है सर, ये c/n2 हो गई, राइट। इक्वल टाइम में जितना ऑप्टिकल पाथ या पाथ हमारा कवर होगा वही हमारे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट की पोजीशन को डिसाइड करेगा। तो हम इस तरह से इसको मान लेते हैं कि ये यहां से n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इसने इस स्लैब की थिकनेस जो कि d दे रखी है, d डिस्टेंस इसने कवर किया, राइट। n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, d डिस्टेंस कवर किया, राइट। कितना टाइम लगेगा, अगर आप टाइम की बात करेंगे तो t2 अगर हम लिखें तो d स्पीड c/n2, तो दिस इज n2d/c, ये टाइम लगेगा। इतने टाइम में जो हमारा लोअर वाला पार्ट है यहां पर, क्योंकि यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो ये d डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि यहां स्पीड ज्यादा होगी। तो यहां पर इसका जो डिस्टेंस है वो हो गई n1d/c, इतना टाइम। ये टाइम मुझसे कम है क्योंकि n1 छोटा है, तो इसके बाहर भी कुछ पाथ कवर करेगा, मान लेते हैं x इसके बाहर कवर करेगा। x कितना होगा, जो इन दोनों का टाइम का डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है भाई, t2 माइनस t1, ये डिफरेंस है। इतने टाइम में एयर में ये आ गया, t2 और t1 की वैल्यू रखें, n2 माइनस n1 d कॉमन अपॉन c इंटू c कैंसिल आउट, तो x कितना हो गया, n2 माइनस n1 इंटू d हो गया, राइट। अब अगर ये x डिस्टेंस आगे चला गया तो वेव फ्रंट तो हमारा ऐसा हो जाएगा, तो वेव फ्रंट बैंड हो गया। कितना एंगल बैंड हो गया, मान लेते थीटा एंगल बैंड हो गया, तो tan थीटा इज x/h।
तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया। टेन थीटा इज एक्स अपॉन एच और एक्स हमारा हो गया n2 माइनस n1d अपॉन एच। तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स n2 माइनस n1d अपॉन दिस वन, ये हो गया थीटा, राइट। It will deflect up by an angle tan inverse n2 minus n1d upon h. तो B इसका करेक्ट आंसर है, राइट। It will deflect up by an angle, this one is wrong. It will not deflect, this is also wrong. हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो this is also wrong. The deflection angle depends upon n2 minus n1 and not on individual value of n1 and n2. देखिए, अगर हम n2 को और n1 को इस तरह से चेंज करें कि ये डिफरेंस सेम रहे, तो ये वैल्यू तो सेम ही आएगी। तो और हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो तो थीटा पे ही डिपेंड कर रहा है, मींस n2 माइनस n1 पे डिपेंड कर रहा है। n2 और n1 की अलग अलग वैल्यू पे तो डिपेंड कर नहीं रहा, दोनों में 5 ऐड कर ले, सब्ट्रैक्ट करने पे 5 तो कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू तो सेम ही आएगी। इसका मीनिंग ये वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। The deflection angle depends only on n2 minus n1, राइट। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम वेव ऑप्टिक्स भी कंसीडर कर सकते हैं और रे ऑप्टिक्स में भी रख सकते हैं, क्योंकि सिंपल रिफ्रैक्शन को हमने देखना है, राइट। लेकिन इसमें वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बिना कंसीडर किए अगर हम ये वेव कॉन्सेप्ट लगाते तो बड़ा आसानी से इसको एक सिंगल से स्टेप में सॉल्व किया जा सकता है, राइट। तो ये था क्वेश्चन 2023 का पेपर 2 का क्वेश्चन। आगे बढ़े, देखें एक और क्वेश्चन, ये भी 2023 में है, पेपर 1 का क्वेश्चन। तो देखिए ऑप्टिक्स से अच्छे खासे क्वेश्चन का वॉल्यूम हमारे पास आता है IIT एडवांस में, राइट। क्या कह रहे, अ प्लेन पोलराइज्ड ब्लू लाइट ray is incident on a prism such that there is no reflection from the surface of prism. No reflection, right? The angle of deviation of emergent ray is 60 degree. The angle of minimum deviation for red light is this one. The refractive index of prismatic of blue light is this one. Find the correct statement. देखिए दूसरे वाले को तो अभी साइड रखते हैं, अभी खाली फर्स्ट वाले की बात करते हैं। फर्स्ट वाले में जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हो रही है, राइट। तो ये भी देखिए कॉम्बिनेशन है रे और वेव ऑप्टिक्स का। रे ऑप्टिक्स में प्रिज्म का रिफ्लेक्शन फॉर्मूला जो हम करते हैं उसको हमें यूज करना पड़ेगा, और वेव ऑप्टिक्स से पोलराइजेशन की स्टेट को इसमें उठाया गया। तो पहले हम जरा वेव ऑप्टिक्स का पोलराइजेशन एक बार ध्यान से देखें। तो अगर किसी भी सरफेस पर ट्रांसपेरेंट मीडियम पर अनपोलराइज्ड लाइट आती है, कैसी लाइट आती है, अनपोलराइज्ड, ये अनपोलराइज्ड है, तो इसमें दो तरह के वाइब्रेशन दिखाए जाते हैं अनपोलराइज्ड में। एक वाइब्रेशन प्लेन ऑफ इंसिडेंस में और दूसरे वाइब्रेशन प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर है। जब ये लाइट यहां पे फॉल करती है तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों चीजें सफर करती है, रिफ्रैक्शन भी होता है और रिफ्लेक्शन भी होता है। तो ये रिफ्लेक्शन है और ये रिफ्रैक्शन है, दोनों चीजें सफर करती है। अब जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट है, जब हम इस लाइट को एनालाइज करते हैं तो हमें पता लगता है कि इसमें जो एरो है ना, प्लेन के इंसिडेंस प्लेन वाले वाइब्रेशन, वो इसमें कब आते हैं, और डॉट ही डॉट सारे आते हैं, सारे डॉट ही डॉट आते हैं, कहीं कहीं बीच में मिल जाता है ये वाला वाइब्रेशन, अदरवाइज सारे डॉट ही रहते हैं। और यहां ये सारे एरो रहते हैं और बीच बीच में डॉट भी आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बीच बीच में डॉट भी आ जाते हैं। ये तो हम कहते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये प्लेन पोलराइज्ड है, लेकिन फुल्ली तो नहीं है। ये जो रिफ्रैक्टेड है ये भी प्लेन पोलराइज्ड है, लेकिन ये भी फुल्ली नहीं है, राइट। इसमें भी कहीं कहीं दूसरे वाइब्रेशन दिखाई दे रहे हैं। अब डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, इसकी जो डिग्री है पोलराइजेशन की वो किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? डिग्री ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब अगर इस तरह की बात हम पहली बार पेपर में देखें तो शायद ही हमें स्ट्राइक करे कि क्या कहना चाह रहे, राइट, क्योंकि एक रे इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं है, तो बड़ा मुश्किल सा है इस अप्रोच को ढूंढना
कि किस अप्रोच से हम रिफ्लेक्टेड लाइट को एनालाइज करें। तो इसलिए हमने आपके सामने रखा पोलराइजेशन। और जब ये वाली लाइट रे एक पर्टिकुलर एंगल पर इंसिडेंट होती है जिसका नाम क्या है, पोलराइजिंग एंगल, तो हमारी जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसमें केवल एक ही तरह के वाइब्रेशंस रह जाते हैं, और वो कौन से रह जाते, डॉट वाले, बस यही। तो फुल्ली प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है, राइट, और इसमें डॉट और एरो दोनों दिखाई देते हैं। तो रिफ्लेक्टेड लाइट तो फुल्ली पोलराइज्ड हो जाती है, लेकिन यस, ट्रांसमिटेड लाइट फुल्ली पोलराइज्ड नहीं होती। ये पोलराइजेशन की स्टेट है, और ये 10 IP हमेशा म्यू के बराबर है। अब हमें कैसे स्ट्राइक किया कि ये यहां पे लेके आने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इंसिडेंट लाइट है ना, ये प्लेन पोलराइज्ड ही है, और फिर हमें कहते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड है वो है ही नहीं है, नो रिफ्लेक्टेड लाइट, नो रिफ्लेक्शन। सर तो इससे उसको कैसे जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए, देखिए, अगर यहां पर ये डॉट जो है इस वाली रे में हो ही ना, आने वाली जो इंसिडेंट रे है उसमें डॉट हो ही ना, तो यहां क्या मिलेगी, कोई लाइट मिलेगी नहीं, क्योंकि डॉट ही तो खाली मिल रहे हैं। वो डॉट अगर है ही नहीं तो फिर यहां मिलेंगे ही नहीं। तो फिर तो इंसिडेंस लाइट क्या हो जाएगी, प्लेन पोलराइज्ड विद द प्लेन इन द सेम एज प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो जो इंसिडेंट लाइट है उसका प्लेन और इंसिडेंस प्लेन से मैच करने लगेगा। द ब्लू लाइट इज पोलराइज्ड इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो पोलराइजेशन की स्टेट बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो यहां पर कोई लाइट रिफ्लेक्शन में नहीं आ रही है, क्योंकि क्योंकि जो हमारी इंसिडेंस लाइट का प्लेन है वो इंसिडेंस प्लेन से मैच कर रहा है। इसके परपेंडिकुलर वाले ही एरो रिफ्लेक्ट होते हैं, वो इसमें है ही नहीं, तो कोई रिफ्लेक्शन इसमें नहीं हो रहा है। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब हमें तो एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म निकालना है, राइट, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ब्लू लाइट इन एयर एट द एग्जिट प्लेन ऑफ प्रिज्म निकालना है। तो अगर हम इसका एक्चुअल पाथ देखें तो एक्चुअल पाथ कैसा होगा, ये यहां से चली जाएगी, ये आ जाएगी, यहां पे भी नॉर्मल ड्रॉ कर ले, ये नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये एंगल कितने आई, ये एंगल कितने R1, ये एंगल कितने R2, और ये एंगल कितने E, एमरजेंस एंगल। तो जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं प्रिज्म से, तो वहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स याद रखते हैं। इंसिडेंस एंगल I और E का सम हमेशा डेविएशन प्लस ए के बराबर होता है, राइट। ये पीछे पढ़ के आ रखे हम, तो I प्लस E इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा, I प्लस E इक्वल्स टू A प्लस डेल्टा। डेल्टा तो गिवन है 60 डिग्री, राइट, डेल्टा तो गिवन है 60 डिग्री, ये गिवन है, देखिए डेल्टा है 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेविएशन आपको गिवन है 60 डिग्री, और इसका हमें आई नहीं मालूम है, आई मालूम होगा तभी आगे बढ़ पाएंगे। और हमें म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो 10 आई इक्वल्स टू आई पी इक्वल्स टू 10 इनवर्स म्यू, म्यू इज √3, तो 10 इनवर्स √3 मतलब 60 डिग्री हमारा आई हो गया। आई 60 हो गया, ई पता नहीं है, ए पता नहीं है, और डेल्टा 60 दे रखा है, तो ई इक्वल्स टू ए हमारा पा गया। तो ई इज नथिंग बट ए, तो ई हमारा ए के इक्वल हो गया। अब अगर ई ए के इक्वल है, राइट, ई ए के इक्वल है, तो हम फर्दर आगे कैसे ई को निकाल सकते हैं। साइन आई अपॉन साइन R1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लगाएं, साइन आई अपॉन साइन R1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई हमें पता नहीं है कितने, 60 डिग्री पता लग गया था, साइन R1, और म्यू कितना है √3, √3/2, तो साइन R1 इक्वल्स टू 1/2, तो R1 इज 30 डिग्री। तो हमें R1 पता लग गया 30 डिग्री। अब R2 और R1 का सम मिला के A होता है, राइट, R2 इक्वल्स टू A माइनस R1, A तो हमें पता नहीं है, R1 जरूर पता लग गया 30 डिग्री, तो R2 आ गया।
अब सेकंड सरफेस पे भी रिफ्रैक्शन हो रहा है तो स्नेल्स लॉ वहां पर भी लगा सकते हैं। तो अगर सेकंड सरफेस पर रिफ्रैक्शन का स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो साइन R2 अपॉन साइन E इक्वल्स टू 1/√3, क्योंकि अब तो ग्लास से एयर में जा रही है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेसिप्रोकल हो गया, राइट। साइन R2 इज A माइनस 30 अपॉन साइन ई इज साइन, यस ए के बराबर था, ई तो ए के बराबर आया था, 1/√3। तो √3 साइन ए कॉस बी इज कॉस 30 माइनस कॉस ए साइन बी इज 1/√3 साइन ए। करें सॉल्व। ये साइन ए कैंसिल, √3 इंटू √3 3/2 माइनस √3/2 कॉस ए अपॉन साइन ए 1/√3, वो भी इधर ले जाते हैं। अच्छा √3 यहां भी लिख दिया वहां भी लिख दिया, दो जगह नहीं है भाई, एक ही जगह रहेगा, राइट, एक ही जगह रहेगा। दिस वन इक्वल्स टू 1 कॉट ए 3/2 माइनस 1/2 2 कैंसिल हो गया तो 1/√3 रह गया, तो a इक्वल टू 30 डिग्री आर्क। कॉट ए इज 1/√3 तो a इज 60 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। तो e की वैल्यू कितनी आ गई, a के बराबर थी, 60 डिग्री आ गई, राइट। तो a की वैल्यू e की वैल्यू दोनों 60 डिग्री आ गए। क्या निकालना था, देखें, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 45 डिग्री, तो ये तो रॉन्ग हो गया। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ब्लू लाइट इन एयर एट द एग्जिट प्लेन इज 60 डिग्री, ये हमारा करेक्ट हो गया, राइट, ये हमारा करेक्ट हो गया। कैसे करेक्ट हो गया भाई, R1 30 आ गया ना, R2 कितना होगा, R2 इज A माइनस R1, R2 इज A माइनस R1, तो R2 भी 30 डिग्री हो गया, इसलिए E भी कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो कौन सा करेक्ट हो गया, डी वाला भी करेक्ट हो गया। अब हमें सी वाला चेक करना है। सी वाले में क्या कह रहे हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म फॉर रेड लाइट इज √2। तो रेड लाइट, तो ये रेड लाइट के लिए अगर हम बात करें तो रेड लाइट के लिए क्या हो जाएगा, रेड लाइट के लिए म्यू रेड इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा मिन अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन A/2। अब तो ये निकाल चुके हैं ना, अब कोई टेंशन नहीं है। ये कितना आया था, 60 डिग्री, तो रख देते हैं 60 डिग्री, तो साइन 60 प्लस डेल्टा मिनिमम फॉर रेड, डेल्टा मिनिमम फॉर रेड इज गिवन 30 डिग्री, होल डिवाइडेड बाय साइन 60/2 30 डिग्री, और म्यू आर हमें पता नहीं। 60 प्लस 30 90/2 45 का हो गया 1/√2, और साइन 30 का हो गया 1/2, 2 और √2 कैंसिल होकर रह गया √2, तो म्यू फॉर रेड लाइट इज √2। रेड लाइट के लिए म्यू की वैल्यू कितनी है, √2 के बराबर है, राइट। तो रेड लाइट के लिए म्यू की वैल्यू हमारी √2 के बराबर है, तो बी इज रॉन्ग, सी इज आल्सो करेक्ट। तो 3 ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं, ए सी एंड डी, बी वाला हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, राइट। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider a configuration of n identical units, each consisting of 3 layers. The first layer is a column of air of height 1/3, and the second and third layer are of thickness √3 minus 1/2. Refractive index μ1 and μ2 is given. A light source O is placed on the top of the first unit as shown in the figure. A ray of light from O is incident on the secondary layer of the first unit at an angle 60 degree. फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ n, मतलब कितनी यूनिट्स हैं उनके नंबर के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं जो फाइनल रे एमर्ज कर रही है वो 8/√3 सेंटीमीटर दूर हमारी निकल रही है इनिशियल पॉइंट से। तो अगर हम इस एक यूनिट को ध्यान से देखें तो एक यूनिट में सबसे ऊपर वाला पार्ट है एयर का, फिर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1,
और फिर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ये O है जिसकी हाइट आपको गिवन है h 1/3 सेंटीमीटर। O से रे इंसिडेंट हो रही है कितने एंगल पर? 60 डिग्री एंगल पर। तो सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगा के सेकेंड मीडियम में हम इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालते हैं। तो साइन 60 अपॉन साइन आर, राइट, साइन 60 अपॉन साइन R1 मान लिया, कितना हो जाएगा? μ2 जो हमें गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3/2, √3/2, एयर का तो 1 ही हो गया। साइन 60 इज √3/2, 1 अपॉन साइन R1 इक्वल्स टू √3/2। कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल करें, ये √3 गया, ये √2 रह गया, तो साइन R1 इक्वल्स टू 1/√2 इंप्लाइज R1 इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो हमें R1 मिल गया। मींस ये रे जब यहां से रिफ्रैक्ट होके जाएगी तो इस मीडियम में 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये 45, यहां पर भी 45 हो गया, फिर ये फर्दर बैंड हो जाएगी, तो सेकेंड एंगल कितना होगा? R2, ये R2 भी निकालते हैं। तो साइन R1 अपॉन साइन R2 इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। μ2 कितना गिवन है? यस, μ2 गिवन था क्वेश्चन में √3 एंड दिस इज 3/2 विद इन √3 एंड दिस इज 3/2 विद इन √3 कैंसिल आउट, इट इज √2। साइन R1 साइन 45 डिग्री इज 1/√2, साइन R2 इक्वल्स टू √2, तो साइन R2 इक्वल्स टू 1/2 और R2 इक्वल्स टू 30 डिग्री। R2 भी मिल गया, राइट। अब एक यूनिट में ये अपने इनिशियल पॉइंट से कितना दूर हो गई, अगर हम वो पॉइंट निकालना चाहें तो सबसे पहले ये फर्स्ट मीडियम में x1 निकालना पड़ेगा, ये सेकेंड मीडियम में कितना दूर गई x2 निकालना पड़ेगा, और ये थर्ड मीडियम में कितना दूर गई x3 निकालना पड़ेगा। x1 अपॉन h, भाई ये 60 है तो ये भी 60 हो गया ना, तो x1 अपॉन h इज साइन 60, सॉरी tan 60, तो x1 इज 1/3, tan 60 इज √3, तो 1/√3, ये x1 मिल गया। अब हम निकालते हैं x2 और x3, तो x2 अपॉन d, दिस डिस्टेंस इज d, तो x2 इज सेम एज d, 45 है तो सेम ही हो गया, निकालने की नीड ही नहीं है। और x3 अपॉन d, x3 अपॉन d इक्वल्स टू μ2 इज √3, तो x3 इज d√3। टोटल कितना हो गया? टोटल x कितना हो गया? यस, टोटल x कितना हो गया? x1 प्लस x2 प्लस x3, 1/√3 प्लस √3 d√3, 1/√3 d√3, √3 कॉमन, d प्लस 1, राइट, d प्लस 1, so this is d and this is d√3, तो d कॉमन आना है, this is not √3, this is d, राइट, d कॉमन, तो √3 प्लस 1। अब d की वैल्यू कितनी गिवन है? d की वैल्यू गिवन है √3 माइनस 1 अपॉन 2, तो d की वैल्यू √3 माइनस 1 अपॉन 2, 1/√3, d की वैल्यू √3 माइनस 1 अपॉन 2, √3 प्लस 1, दिस वन कितना हो गया? 1/√3 प्लस √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, a माइनस b, a प्लस b, 3 स्क्वायर माइनस 1, 2/2, राइट। x3 by d equals to tan 30. This is not √3, this is
1 by root 3, right? 1 by root 3, so d by root 3, right? So this is d by root 3. So here is yes, there is a correction, थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, कितना हो गया 1 by root 3 plus 1, तो d अपॉन रूट थ्री प्लस 1, d की वैल्यू √3 माइनस 1 अपॉन 2, और ये हो गया √3 प्लस 1, ये हो गया यार, कितना आ गया 1 by √3 प्लस √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, 2 अपॉन 2 √3 2 by ये हो गया। तो हर एक यूनिट से जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है वो 2 by √3 आ रही है। हर एक यूनिट से जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है वो कितनी आ रही है 2 by √3 आ रही है। तो टोटल जो L है वो कितने यूनिट से आएगी, तो नंबर ऑफ यूनिट्स N इक्वल्स टू L अपॉन X। L कितना है 8 by √3 और X कितना है 2 by √3, तो नंबर इज 4। तो ऐसी 4 यूनिट्स अगर हम यहां पर रखेंगे तो हमारा L 8 by √3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर निकल कर आएगा, राइट। तो ये था हमारा 2022 का पेपर 2 का क्वेश्चन, जो कि देखिए अगर देखें तो कॉन्सेप्ट सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है कि पहले फर्स्ट फेज, फिर सेकंड फेज, फिर थर्ड फेज। तो अगेन पेशेंस का काम है, तीनों फेज से अलग अलग आपको रिफ्रैक्शन एंगल निकालना है और फिर ये डिस्टेंस x1 x2 x3 निकाल के सिंपल ये एक यूनिट से x डिस्प्लेसमेंट मिल गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट L आपको दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स L अपॉन x करके हम सीधा निकाल सकते हैं, L अपॉन x करके हम सीधा निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट। यस, दिस इज 2022 पेपर 2। क्या कह रहे हैं, an object and a concave mirror of focal length f both move along the principal axis। देखो यहां पर दोनों के बीच में ना मोशन दिया हुआ है, मिरर और ऑब्जेक्ट दोनों ही मोशन में है। ऑब्जेक्ट वेलोसिटी गिवन है v0, मिरर वेलोसिटी vm, vm की वैल्यू नहीं दी हुई है। The object moves with the speed v0 15 centimeter per second. The distance between the object and the mirror is 30 centimeter. The speed of the mirror is such that the image is instantaneously at rest with respect to the laboratory frame and the object forms a real image, the magnitude of Vm। तो अगर हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को देखें तो इसको बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ तो f इक्वल्स टू u माइनस f, ये होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। f कितना गिवन है 10 और u कितना गिवन है 30 माइनस 10, तो 1/2 हो गया मैग्निफिकेशन। इस मैग्निफिकेशन को डायरेक्टली आप इन वेलोसिटीज की टर्म्स में ध्यान रख सकते हो, राइट। मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी भी ध्यान रखा जा सकता है। m स्क्वायर इज सिंपली वेलोसिटी ऑफ मिरर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, सीधा याद रख। दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आप याद रखना चाहिए। m स्क्वायर इज 1/4 vm अपॉन v0 माइनस vm। 4 vm equals to v0 minus vm, so this is 5 vm equals to v0, तो vm equals to v0 by 5। v0 given था 15 by 5, so this is 3 centimeter per second, right। तो 3 centimeter per second is the correct answer for this। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, right। A rod of length 2 centimeter makes an angle 2 pi by 3 radian with the principal axis of thin convex lens. The lens has a focal length of 10 centimeter and is placed at a distance of 40 by 3 centimeter from the object as shown। तो देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे थे ना, उन सारे क्वेश्चन में क्या था, ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस रखी हुई थी। इस बार जो ऑब्जेक्ट रखी हुई है वो इंक्लाइंड करके रखी गई है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ये जो लेंथ गिवन है, ये लेंथ हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर और एंगल इज गिवन हियर 2 पाई बाय 3,
राइट। तो ये एंगल अगर 2 पाई बाई 3 है तो ये एंगल कितना हो गया पाई बाई 3। ये लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर, L इज 2 सेंटीमीटर। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी HI, राइट। O लिख लेते, ऑब्जेक्ट है तो HO लिख लेते। HO कितना हो जाएगा, HO अपॉन L इज HO अपॉन L इज साइन पाई बाई 3, पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 साइन 60 रूट 3 बाई 2, L इज 2 सेंटीमीटर, तो H नॉट इज रूट 3 सेंटीमीटर। तो हमें H नॉट मिल गया रूट 3 सेंटीमीटर है। इमेज की हाइट ऑलरेडी गिवन है 30 रूट 3 सेंटीमीटर, 30 रूट 3 अपॉन 13 सेंटीमीटर, राइट। अब ये डिस्टेंस अगर हम मान लेते हैं V1 और ये डिस्टेंस हमें पता लग जाए U1, तो हम HI अपॉन HO इक्वल टू VI अपॉन VO लगा सकते हैं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन हमें कहता है इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ इक्वल्स टू V ऑफ I अपॉन U ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। HI 30 रूट 3 अपॉन 13 विद नेगेटिव साइन, नीचे को है तो माइनस साइन दे देंगे। और HO हमारा आया था रूट 3, तो हियर इज रूट 3। VI हमें पता नहीं है, V1 के बराबर है। और U नॉट इज दिस 40 बाई 3 प्लस दिस 1। तो हमें ये भी कैलकुलेट करना चाहिए कितना आने वाला है। मान लेते हैं डिस्टेंस x है, तो x अपॉन L इज कॉस पाई बाई 3, तो x इज 1 सेंटीमीटर, तो 40 बाई 3 प्लस 1, 40 बाई 3 प्लस 1 विद नेगेटिव साइन। तो ध्यान से जरा कैलकुलेट करें, रूट 3 कैंसिल आउट, दिस इज 43 बाई 3, राइट। तो V1 इज 43 बाई 3 इंटू 30 बाई 13, दिस इज 430 बाई 13। तो बड़ी अच्छी कैलकुलेशन भी है, थोड़ा सा भी अगर इधर उधर किया तो गए, तो 430 अपॉन 13 सेंटीमीटर, ये हमें V1 मिल गया। अब देखो ये इमेज लेंथ है, ये इमेज लेंथ है, ये ऑब्जेक्ट लेंथ है, ये इमेज डिस्टेंस हमें मालूम है और ये इमेज इसकी डिस्टेंस मालूम है। अब अगर हम बात करें इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग, इस पॉइंट का नाम अगर आप रखते हैं A, तो इसकी इमेज ये हो गई A डैश। तो हम क्या करते हैं, इस A की इमेज को देखते हैं, इस डिस्टेंस को VA मान लेते हैं, राइट, फॉर द इमेज फॉर्मेशन ऑफ A, फॉर पॉइंट A। U कितना हो गया, U 40 बाई 3 सेंटीमीटर। भाई इसको अगर ऑब्जेक्ट लोगे तो U कितना हो गया 40 बाई 3, U इक्वल टू माइनस 40 बाई 3 सेंटीमीटर। F हमें गिवन है, लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। देखिए फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 10 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। VA हम निकालते हैं, तो 1 अपॉन F इक्वल्स टू 1 अपॉन VA माइनस 1 अपॉन U इज 40 बाई 3 विद नेगेटिव साइन, प्लस हो गया। तो 1 अपॉन VA इक्वल्स टू 1 अपॉन 10 माइनस 3 अपॉन 40, 4 अपॉन 40, 3 अपॉन 40, 1 अपॉन 40, और VA हमारा आ गया 40 सेंटीमीटर। VA आपको मिल गया। VA में से V1 माइनस कर लेते हैं, तो ये वाली लेंथ हमें मिल जाएगी, कितनी मान लेते हैं, Y मान लेते हैं। तो Y कितना हो जाएगा, Y इज VA माइनस V1, यस, Y इज VA माइनस V1। VA हमारा आया 40 और V1 हमारा कितना था, यस V1 हमारा था 430 अपॉन 13, 430 अपॉन 13, 13 4 52, 52, 520 माइनस 430, 520 माइनस 430 अपॉन 13, so this is 90 oblique 13, this is 90 oblique 13। अब देखो ये लेंथ मालूम है ना 30 रूट 3 अपॉन 13, ये y है, तो 10 अल्फा लगाए। 10 अल्फा कितना हो जाएगा, दिस अपॉन दिस,
tan alpha equals to hi upon y। hi कितना था 30√3 अपॉन 13, 30√3 अपॉन 13, और y की वैल्यू कितनी है 90 अपॉन 13। 13 कैंसिल आउट। थोड़ा इजी कैलकुलेशन दिखाई देने लगी। अरे इरेज नहीं करना, कट करना है भाई। 13 कट करना है तो थोड़ा सा पेन चेंज करके 13 कट करते हैं। 0 0 3√3/9 3 1/√3। तो अल्फा इज 1/√3 मीन्स 30 डिग्री, π/6। और गिवन कितना है π/n, तो n इक्वल्स टू 6 शुड बी दिया। तो आंसर क्या होना चाहिए, n इक्वल्स टू 6 होना चाहिए। n ही फाइंड करना है, तो 6 इज द आंसर, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान से अगर कैलकुलेशंस को कैलकुलेट करें तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, राइट। ओनली थोड़ी सी न्यूमेरिकल वैल्यू इस तरह से थी कि जिसको देख के हम क्वेश्चन को स्किप करने की सोचते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ हमें पेपर को सॉल्व करना होता है। यही आईआईटी एडवांस के लिए जो बेसिक रूल है यही है कि आप जब क्वेश्चन पढ़े तो थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आराम से सॉल्व होते, कोई ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलते। यस, आगे बढ़ते देखते नेक्स्ट। 3 plane mirrors form an equilateral triangle with each side of length L. There is a small hole at a distance L greater than 0 from one of the corner as shown in the figure. A ray of light is passed through the hole at an angle theta and can only come out through the same hole. The cross section of mirror configuration and the ray of light on the same plane. Which of the following statement is are correct? Their ray of light will come out for theta equals to 30 डिग्री। तो सबसे पहले इसी को एनालाइज करते हैं। जो हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन है ना, वो इक्विलेटरल प्रिज्म गिवन है। ये इक्विलेटरल प्रिज्म गिवन है, ये मिरर है तीनों, राइट। और एक मिरर में एक होल किया हुआ है। अब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है इस होल से, और हमें एक एंगल दिया हुआ है। कौन सा एंगल दिया है, थीटा। मिरर की सरफेस के साथ थीटा एंगल दिया हुआ है। मींस ये अगर हम रे दिखा रहे हैं, ये थीटा हमें दिया हुआ है। 30 डिग्री के लिए हमें एनालाइज करना है, तो ये भी 30 डिग्री हो गया। ये आ गई रे। ये कितना है, ये 60 है। अगर ये 60 है 30 है, तो ये तो आपको पता लगी गया। इसका मीनिंग रे फॉल्स परपेंडिकुलर, तो इट विल रिटर्न बैक। यस, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के लिए रे इसी होल से वापस आ जाएगी। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, राइट। देखिए कुछ भी नहीं करना था, बिल्कुल इजी सा पार्ट था कि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के लिए रे अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। There is an angle for L equals to L/2 at which the ray of light will come out after 2 reflections. L equals to L/2 मतलब बिल्कुल मिड पॉइंट हो गया ना। ये तीनों हमारे मिरर हैं, राइट। L इक्वल टू L/2 की बात कर रहे हैं। कैसे रे मूव करेगी, अगर हमारी रे इसमें एंटर करती है और रिफ्लेक्शन सफर करती है, यहां से आ गई, ये रिफ्लेक्शन हो गया, ये रिफ्लेक्शन हो गया। यस, तो इस केस में भी रे वापस आ सकती है। तो इस केस में रे वापस आने के लिए ये हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ ये एंगल इंसिडेंस एंगल, ये रिफ्लेक्शन एंगल, राइट। बिल्कुल सिमेट्री होनी चाहिए, ये बेस के पैरेलल होनी चाहिए। ये बेस के पैरेलल होने का मतलब ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री होना चाहिए, राइट। ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री होना चाहिए, ये भी 60 डिग्री होना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि अगर बिल्कुल मिड वाले होल से 60 डिग्री पे रे एंटर करे तो 2 रिफ्लेक्शन के बाद वो बाहर आएगी। यस, देखिए पूरा ऑप्शन ध्यान से। There is an angle for L equals to L/2 at which the ray of light will come out after 2 reflections. तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है यार। B is also correct, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट वाले में क्या कह रहे हैं, The ray of light will never come out for theta equals to 60 and L equals to L/3. और फोर्थ वाले में कह रहे हैं The ray of light will come out for theta equals to 60 and 0 L/2.
तो एक तो L/3 के लिए 60 डिग्री पे एनालाइज करना है, और एक हमें 0 से L/2 6 रिफ्लेक्शन के साथ हमें एनालाइज करना है। तो द रे ऑफ लाइट नेवर कम आउट फॉर L इक्वल टू L/3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। फिर से एक डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। L इक्वल टू L/3, तो इधर 2 पार्ट है, इधर 1 पार्ट है। ये हमारा मिरर है, ये हमारा मिरर है। दिस वन इज द मिरर, दिस वन इज द मिरर, राइट। थीटा कितना दे रखा है? थीटा हमें 60 डिग्री दे रखा है, 60 दे रखा है ना, यस 60। L इक्वल टू L/3। ये एंगल 60, ये एंगल, राइट। ये हमने आपको दिखाया था किस केस में? L इक्वल टू L/2 मिड में। इस बार ये जो दे रखा है, ये हमें दे रखा है L/3, दिस साइड इज 2L/3, 2L/3 ऐसा दिया। अगर ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, 60 60 120, तो ये भी 60 हो गया ना, ये 60 हो गया, तो नॉर्मल इधर चला गया 30 डिग्री। ये रे 30 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होके गई यहां, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, तो यहां भी एंगल कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा, राइट। तो यहां से 30 डिग्री पे रिफ्लेक्शन होगा, 30 डिग्री पे रिफ्लेक्शन होगा, तो रे 2L/3 पे आके हिट करेगी। रे कहां हिट करेगी? 2L/3 पे आके हिट करेगी। 2L/3 पे आके हिट करेगी, तो दो रिफ्लेक्शन के बाद तो बाहर नहीं आएगी, लेकिन अभी मल्टीपल रिफ्लेक्शन सफर करने लगेगी। तो आगे क्या होगा? इसके बाद ये फिर से यहां रिफ्लेक्शन सफर करेगी, फिर ये जाएगी, और फिर ये बाहर आएगी, राइट। तो कितने रिफ्लेक्शन हो गए? 1 2 3 4 5। तो रे विल कम आउट आफ्टर 5 रिफ्लेक्शन। तो 5 रिफ्लेक्शंस के बाद रे बाहर आएगी। भाई पहले इधर L/3 है, तो इधर 2L/3 है, राइट। जब इससे रिफ्लेक्शन होगा तो इधर L/3 रह जाएगा, और फिर इससे रिफ्लेक्शन होने के बाद इधर L/3 रह जाएगा। तो 2 बार सेम इसको अंदर ट्रेस करते हुए ये बाहर निकल के आएगी। तो 5 रिफ्लेक्शंस के बाद रे हमारी बाहर आएगी। द रे ऑफ लाइट विल नेवर कम आउट। तो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। The ray of light will come out after 5 reflections। तो ये भी गलत हो गया, ये कह रहे हैं 6 reflections, तो ये भी गलत हो गया। तो A and B are the correct options, राइट। तो देखिए रे ऑप्टिक्स से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं IIT एडवांस में, तो थोड़ा सा पेशेंस रखते हो। देख नया कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, सारे केवल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पर ही बेस्ड है। इनफैक्ट इवन प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास है, जो कि 2022 पेपर 1 में हमसे पूछा गया था, राइट। तो मिरर का रिफ्लेक्शन या प्रिज्म का रिफ्रैक्शन, तो कॉन्सेप्ट सारे वो ही हैं, केवल क्या करी गई, एक सिंगल रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन कोई नहीं, राइट। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शंस के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते जेईई एडवांस में। तो होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इसी टाइप के क्वेश्चंस कि आप खूब प्रैक्टिस करके रखिए आने वाले एग्जाम के लिए, राइट। तो आज का सेशन यही वाइंड अप करते, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए यस बाय बाय।